ईयर 1907, ईस्ट ग्रीनविच, लंदन, यूके। एक कपल अपनी 3 साल की बेटी ईडी डॉर्थी के साथ खुशी से जिंदगी बिता रहा था। एक दिन अपने रूम में खेलते खेलते डॉर्थी का पैर फिसल गया और वो सीढ़ियों से नीचे गिर गईं। डॉर्थी के सर पर गहरी चोट आई और वो तुरंत ही बेहोश हो गईं। पेरेंट्स डॉर्थी के पास दौड़े लेकिन वो सांस नहीं ले रही थीं। उन्होंने डॉक्टर को बुलाया जिसने आकर डॉर्थी की अच्छी तरह जांच की। डॉक्टर ने पेरेंट्स को खबर दी कि डॉर्थी की जान चली गई है। डॉक्टर वहां से चले गए और लगभग 1 घंटे के बाद डॉर्थी के डेथ सर्टिफिकेट के साथ वापस लौटे। वो डॉर्थी के पेरेंट्स से उसके अंतिम संस्कार के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तभी ऊपर के रूम से अजीबोगरीब आवाजें आने लगीं, जैसे कोई ऊपर खेल रहा हो। वो लोग दौड़कर ऊपर पहुंचे और देखकर शॉक्ड रह गए, क्योंकि खेलने वाला कोई और नहीं बल्कि डॉर्थी ही थी। डॉक्टर ने डॉर्थी को फिर अच्छी तरह एग्जामिन किया और वो एकदम शॉक्ड था। डॉक्टर ने अपने करियर में ऐसा कभी नहीं देखा था, ना ही कभी सुना था। उसने कहा, ऐसा लगता है जैसे डॉर्थी मौत को मात देकर वापस लौट आई हैं। डॉक्टर को अंदाजा भी नहीं था कि वो कितना सही था। मौत से हुई इस मुलाकात से पहले तक डॉर्थी एकदम सामान्य सी लड़की थी और आम बच्चों की तरह ही खेलती रहती थी। लेकिन इस घटना के बाद डॉर्थी को रात में खौफ होने लगा। उनकी माँ उन्हें नींद से उठाती तो डॉर्थी उन्हें अपने सपने के बारे में बताती थी। वो कहती कि वो एक बड़ी बिल्डिंग में रहती हैं जिसके चारों ओर विशाल पेड़ और गार्डन हैं। डॉर्थी को हमेशा यही सपना आता था और वो अपनी माँ से एक ही बात कहती थी, आई वॉन्ट टू गो होम। जब उनकी माँ उनसे कहती थी कि वो अपने घर में ही हैं, डॉर्थी फ्रस्ट्रेटेड हो जाती और दुखी होकर अकेले बैठ जाती थी। कई बार खेलते खेलते अचानक डॉर्थी डाइनिंग टेबल के नीचे जाकर रोने लगती थी। पेरेंट्स के पूछने पर उनका जवाब यही होता था, आई वॉन्ट टू गो होम। पेरेंट्स उनसे पूछते कि उनका घर कहाँ है, तो डॉर्थी के पास कोई जवाब नहीं होता था। वो कहती उन्हें नहीं पता, लेकिन वो बस वहाँ जाना चाहती हैं। इस घटना के बाद डॉर्थी कई बार फॉरेन एक्सेंट में बात करने लगी थी, जो उनके पेरेंट्स को समझ नहीं आ रहा था। जब डॉर्थी 4 साल की हुई तो उनके पेरेंट्स ने उन्हें म्यूजियम ले जाने के बारे में सोचा, क्योंकि डॉर्थी को एंशिएंट आर्टिफैक्ट्स और स्टैच्यूज देखने का बहुत शौक था। तो पेरेंट्स को लगा ये उनके लिए एक अच्छा अनुभव होगा। डॉर्थी म्यूजियम में आम बच्चों की तरह बर्ताव करने लगी, जैसे उन्हें उन आर्टिफैक्ट से कोई लेना देना नहीं था। वो घर वापस जाने के लिए परेशान थी और काफी बोर हो रही थी। लेकिन जैसे ही वो एग्जीबिशन के इजिप्शियन सेक्शन में पहुंचे, डॉर्थी का मूड अचानक बदल गया। उन्होंने अपना हाथ अपनी माँ के हाथ से छुड़ाया और पागलों की तरह इजिप्शियन आर्टिफैक्ट्स देखने लगी। वो अलग अलग स्टैच्यूज के पास जाती और उनके पैरों पर किस करती। वो लोगों पर चीखने लगती कि उन्होंने गॉड्स के सामने जूते क्यों पहन रखे हैं। डॉर्थी के पेरेंट्स उनके बर्ताव से शॉक थे, लेकिन तभी डॉर्थी एकदम स्टिल हो गईं। पेरेंट्स ने उन्हें एक ग्लास केस के सामने पाया जिसमें एक इजिप्शियन मम्मी रखी हुई थी। डॉर्थी की माँ ने उन्हें उठाने की कोशिश की, लेकिन डॉर्थी रोने लगी। वो बोली, दीज आर माई पीपल। अब पेरेंट्स को काफी डर लगने लगा और वो डॉर्थी को वहां से वापस अपने घर ले गए। फिर उन्होंने सोचा कि डॉर्थी इजिप्शियन सेक्शन में कितनी पीसफुल थीं। वो अक्सर डॉर्थी को उसी म्यूजियम में ले जाते थे जहां वो शांति का अनुभव करती थीं। जब डॉर्थी 7 साल की हुई तब उनके पिता ने उन्हें गिफ्ट में एक चिल्ड्रन एनसाइक्लोपीडिया दिया था, जिसमें एंशिएंट इजिप्शियंस के बारे में जानकारी दी गई थी। डॉर्थी 7 साल की उम्र में एक मैग्नीफाइंग ग्लास लेकर इजिप्शियन हायरोग्लिफिक्स को घंटों तक देखती रहती थीं। उनकी माँ जब पूछती कि वो क्या कर रही हैं, तब वो उन्हें कहती कि वो इतिहास को याद करने की कोशिश कर रही हैं। एक दिन साइंस मैगजीन पढ़ते समय डॉर्थी के सामने एक पिक्चर आई। ये पिक्चर टेम्पल ऑफ सेटी की थी, जो टाउन ऑफ एबिडोस में मौजूद था। डॉर्थी कंफ्यूज थी और उन्होंने अपनी माँ से पूछा कि सारे पेड़ पौधे और गार्डन्स कहाँ चले गए। उनकी माँ ने पूछा, ये कौन सी जगह है। डॉर्थी अपनी लाइफ में पहली बार इतना मुस्कुराई थी। उन्होंने टेम्पल ऑफ सेटी की पिक्चर की तरफ पॉइंट करते हुए कहा, दिस इज माई होम। बच्चों का अपनी पास्ट लाइफ को याद करना एक कॉमन फिनोमिनन है। ऐसे हजारों डॉक्यूमेंट केसेस हैं जहां बच्चों को अपना पिछला जन्म याद आया है, और ये तो वो केसेस हैं जिन्हें रिपोर्ट किया गया है। वरना अक्सर पेरेंट्स बच्चों की बातों को कल्पना मान लेते हैं। कुछ पेरेंट्स सोचते हैं कि ऐसी बातें किसी को बताना काफी अजीब होगा, इसलिए वो इसे रिपोर्ट नहीं करते। तो कुछ पेरेंट्स इसे भूत प्रेत का पोजीशन मानकर पूजा पाठ करवाने लग जाते हैं। ऐसी ही एक इंटरेस्टिंग घटना 1957 में इंग्लैंड में हुई थी। जोआना और जैक्वेलिन पॉलॉक नाम की 2 बहनें, जिनकी उम्र 11 और 6 साल की थी, वो एक कार एक्सीडेंट में मारी गईं। इस घटना के 1 साल बाद उनकी मां ने जुड़वा लड़कियों को जन्म दिया।
जूलियन और जेनिफर आइडेंटिकल ट्विंस थीं और उनकी बॉडी में कुछ बर्थ मार्क्स थे। जेनिफर के वेस्ट में एक बर्थ मार्क था जो ठीक वैसा ही था जैसे जैकलिन को मौत के समय एक्सीडेंट में लगा था। जूलियन को सर पर मार्क था, ठीक वैसा ही जैसा मरते समय जोआना को था। कोइंसिडेंस? जब ये लड़कियां 2 साल की हुईं तो उन्होंने अपने पुराने खिलौने मांगना शुरू कर दिया, जबकि उन्होंने कभी उन खिलौनों को देखा तक नहीं था। वो दोनों ही चलती हुई कार्स को देखकर घबरा जाती थीं। वो कहती कि कोई कार आकर टकरा जाएगी और उनका एक्सीडेंट हो जाएगा। इस तरह के कोइंसिडेंस उनकी लाइफ में भरे पड़े थे। इवो गिमा बैटल के दौरान जापानीज ने फाइटर पायलट जेम्स ह्यूस्टन जूनियर को गोली मार दी थी। उनकी मौत प्लेन के कॉकपिट में 3 मार्च 1945 को हुई। लगभग 50 सालों के बाद 2 साल के जेम्स लेनिंगर को रात में नाइटमेयर्स आने लगे कि वो फाइटर पायलट हैं और उन्हें कोई गोली मार रहा है। जेम्स को जब तस्वीरें दिखाई जाती तो वो अपने पेरेंट्स को बताता कि वो कैसा एयरक्राफ्ट उड़ाता था। उसे अपने एयरक्राफ्ट कैरियर का नाम भी याद था। इतना ही नहीं, जेम्स उन लोगों के नाम भी जानता था जो उसके साथ काम करते थे। ये सारी इंफॉर्मेशन वेरीफाई की गई और एकदम सच पाई गई। ये सब जेम्स तब बता रहा था जब वो 2 साल का था। रीइंकार्नेशन के सबसे पॉपुलर केसेस में से एक रायन हेमंड्स का है। जब रायन 4 साल का था वो खेलते समय ऐसे एक्ट करता जैसे वो मूवीज डायरेक्ट कर रहा हो। वो अपनी माँ से कहता कि वो पहले हॉलीवुड में रहता था। अब रायन के पेरेंट्स क्रिश्चियंस थे और अपने रिलीजन को लेकर काफी सीरियस थे। वो इनकार्नेशन जैसी बातों पर भरोसा नहीं करते थे। रायन जब भी टीवी में हॉलीवुड का साइन देखता वो रोने लगता और कहता कि ये उसका घर है। रायन पेरेंट्स को कहानियां सुनाता कि कैसे वो रीटा हेवर्थ से मिला। वो पेरिस के वेकेशन की बातें करता और कहता कि वो ऐसी एजेंसी में काम करता था जहां लोग अपना नाम बदल लेते हैं। ये बातें किसी 4 साल के बच्चे के लिए कॉमन नहीं थीं। एक दिन रायन की माँ अपने साथ ओल्ड हॉलीवुड बुक लेकर आई। वो बुक के पेजेस पलट रही थी तभी एक तस्वीर सामने आई जिसे देखकर रायन बोला, Oh, look, that's George. We did a picture together. Oh, that guy is me. You found me. जॉर्ज के साथ पिक्चर में मार्टी मार्टिन थे। उनके बारे में पता लगाने पर पेरेंट्स ने जाना कि मार्टी रीटा हेवर्थ को जानते थे और वो पेरिस वेकेशन पर भी गए थे। मार्टिन ऐसी ही एजेंसी में काम करते थे जहां लोगों को नाम चेंज करना पड़ता था। रायन के सारे फैक्ट सही निकले थे। रायन से और पूछने पर उन्होंने बताया कि मार्टिन ब्रॉडवे में डांस करते थे। उनकी कितनी बहनें थीं और कितनी डॉटर्स थीं। रायन ने बताया उनका घर ऐसी स्ट्रीट पर था जिसके नाम में रॉक्सवर्ड आता है और इत्तेफाक से मार्टी मार्टिन का घर रॉक्सबरी ड्राइव पर था। मार्टी के परिवार ने रायन के बताए हुए 55 फैक्ट्स को कंफर्म किया और कहा कि वो एकदम सच बोल रहा है। रायन ने सारी बातें सिर्फ 4 साल की उम्र में बताई थी, जिससे उनके होस्टा होने की पॉसिबिलिटी ना के बराबर बचती है। इन 3 केसेस में और लगभग सारे रीइंकार्नेशन केसेस में अक्सर 2 साल की उम्र में बच्चों को पास्ट याद आना शुरू होता है और जब वो 5 साल के होते हैं तब तक वो सब कुछ भूल जाते हैं। लेकिन डॉर्थी के साथ ऐसा नहीं था, क्योंकि डॉर्थी जैसे जैसे बड़ी हो रही थी उनकी मेमोरीज और भी क्लियर होती जा रही थीं। ये बस थोड़े समय की ही बात थी जब डॉर्थी को पता लगने वाला था कि वो पास्ट लाइफ में कौन थी, 3000 साल पहले। डॉर्थी काफी ओपन और फ्रेंडली थी और शर्माती बिल्कुल नहीं थी। वो जिससे भी मिलती उसे सब कुछ आसानी से बता देती और सोचती भी नहीं कि उनका मजाक उड़ेगा। 1920s के दौर में ये एक समस्या थी, क्योंकि उस दौरान लड़कियों पर खास ध्यान दिया जाता था। डॉर्थी के पेरेंट्स तो उनकी बात सुन लेते थे, लेकिन बाकी लोग उतने फॉरगिविंग नहीं थे। एक दिन चर्च के प्रीस्ट डॉर्थी के घर आकर बोले कि डॉर्थी को लेकर संडे स्कूल आने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि डॉर्थी ने चर्च में एक हिम्न गाने से मना कर दिया था। डॉर्थी का कहना था वो इजिप्ट के बारे में नेगेटिव हिम्न था। इतना ही नहीं, बल्कि डॉर्थी ने तो चर्च में फादर से ये भी कह दिया कि क्रिश्चियनिटी दरअसल इजिप्ट के प्राचीन रिलीजन पर आधारित धर्म है। वैसे तो इस पर डिबेट की जा सकती है, लेकिन ऐसे कई सबूत मौजूद हैं जो दर्शाते हैं कि क्रिश्चियनिटी सचमुच एंशिएंट इजिप्शियंस के रिलीजन पर बेस्ड है और एंशिएंट इजिप्ट ही अटलांटिस के बाद आई सबसे प्राचीन सभ्यता है। डॉर्थी ने म्यूजियम में इतना समय बिताया था कि इजिप्टोलॉजिस्ट E.A. वॉलेस बर्ज उन्हें जानने लगे थे। वो डॉर्थी को सिखाने लगे थे कि कैसे हायरोग्लिफिक्स को पढ़ा जाता है। हैरानी की बात नहीं थी कि उन्होंने ये सब तुरंत ही सीख लिया था। डॉर्थी का वो सपना लगातार उन्हें हर रात आता था, लेकिन अब वो उस सपने से डरती नहीं थी, क्योंकि वो जान गई थी कि उनके साथ हो क्या रहा है। डॉर्थी 15 साल की हुई तब वो अचानक रात में जागने लगी। उन्हें होरा नाम की एंटिटी की आवाज सुनाई देने लगी थी, जो उनसे कहता था कि उसकी सारी बातें लिखकर रखें
डॉर्थी फिर ट्रांस में चली जाती थी और पेपर पर नोट्स लिखती और हायरोग्लिफिक्स ड्रॉ करती। दूसरी सुबह उन्हें कुछ भी याद नहीं रहता था और ना ही वो उनकी हैंड राइटिंग होती थी। 1 साल के अंदर उन्होंने ऐसे 70 पेजेस तैयार किए थे। उन्होंने सारे पेजेस को कंपाइल किया तब उन्हें ये बात समझ आई कि ये उनकी अपनी कहानी थी। डॉरिथी दरअसल बैन प्रीस्टर नाम की एक इजिप्शियन लेडी थी जिनका जन्म टाउन ऑफ एबिडोस में हुआ था। वो गरीब थी और उनके पिता एक सोल्जर थे जिन्होंने सेटी द फर्स्ट क्वीन में काम किया था। उनकी माँ एक वेजिटेबल सेलर थी। जब बैन 2 साल की थी तब उनकी माँ की मौत हो गई थी और अब उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं बचा था। तभी उनके पिता ने उन्हें टेम्पल ऑफ कॉम एल सुल्तान में छोड़ दिया था। यहाँ उन्हें इस तरह पाला गया कि बड़ी होकर वो एक प्रीस्टेस बन सकें। जब बैन 12 साल की हुई तो टेम्पल में उन्हें 2 चॉइसेस दी गईं। एक चॉइस ये थी कि वो मंदिर छोड़कर हमेशा के लिए चली जाएं और सामान्य जीवन बिताएं। दूसरी चॉइस थी कि वो एक कॉन्सिक्रेटेड वर्जिन बन जाएं और टेम्पल में प्रीस्टेस बनकर रहें। बैन ने प्रीस्टेस बनना तय किया। कुछ सालों के बाद उनकी मुलाकात फेरो सेटी द फर्स्ट से हुई और दोनों का अफेयर हो गया। जब वो प्रेग्नेंट हो गईं तो उनके पास कोई चॉइस नहीं थी सिवाय इसके कि वो हाई प्रीस्टेस को सब कुछ सच बता दें। हाई प्रीस्टेस ने उनसे कहा कि आइसिस के खिलाफ उन्होंने जो पाप किया है वो इतना सीवियर है कि उनका ट्रायल किया जाएगा और संभव है कि उन्हें मौत की सजा दी जाए। फेरो की जान बचाने के लिए बैन ने ट्रायल को अवॉइड कर दिया और खुद की जान ले ली। डॉर्थी को आखिरकार सब कुछ पता चल चुका था कि आखिर उनके साथ क्या हो रहा था। अगले कुछ सालों में उन्होंने एक थिएटर में तरह तरह की जॉब्स की जो उनके पेरेंट्स का था। तभी डॉर्थी को एक बड़ा ब्रेक मिला। यह 1931 में लंदन में एक जॉब वैकेंसी निकली। किसी ऐसी व्यक्ति की जरूरत थी जो इजिप्शियन पब्लिक मैगजीन के लिए लिख सके। 1930s इजिप्ट के लिए थोड़ा अजीब समय था। वैसे तो ऑफिशियली 1922 में इजिप्ट को यूके से आज़ादी मिल गई थी, लेकिन 30s में इजिप्ट के एडमिनिस्ट्रेशन में यूके काफ़ी इन्वॉल्व था। डॉर्थी ने मैगजीन में अपनी पोजीशन का इस्तेमाल किया और इजिप्ट को फुल इंडिपेंडेंस मिले इस बात के लिए अपनी आवाज़ उठाई। काम करते करते उनकी बातचीत इजिप्ट के अमीर व्यक्ति एमन अब्देल मैग्वी से होने लगी थी। 1933 में एमन ने उन्हें शादी के लिए प्रपोज कर दिया और डॉरिथी ने हाँ कर दी। वो आखिरकार लाइफ में पहली बार इजिप्ट पहुंची और बोट में बैठे बैठे रोने लगी। उन्होंने एक गहरी सांस ली और कहा, आई एम फाइनली होम। अगर डॉरिथी का पुनर्जन्म हुआ था तो अब उनके पास पूरा मौका था इस बात को साबित करने का। डॉर्थी की शादी ज्यादा अच्छी साबित नहीं हो सकी। डॉर्थी के इन-लॉज को उनका स्वभाव पसंद नहीं आ रहा था क्योंकि वो काफी ओपन थीं। वो उन लोगों से ज्यादा इजिप्शियन कल्चर को फॉलो करती थीं और ये देखकर उन्हें अच्छा नहीं लगता था। आखिरकार ईमैन ने उन्हें डिवोर्स दे दिया, लेकिन उससे पहले उन्हें एक बेटा हुआ जिसका नाम उन्होंने सेटी रखा। डाइवोर्स के बाद उन्होंने अपना नाम ओम सेटी रख लिया था, जिसका मतलब मदर ऑफ सेटी था। 1935 में उन्होंने इजिप्ट के डिपार्टमेंट ऑफ एंटिक्विटीज में जॉब कर ली। वो पहली महिला थी जिसे डिपार्टमेंट ने हायर किया था और वो शॉक थे क्योंकि तुरंत ही डॉरिथी का नाम एक सम्मानित स्कॉलर जितना हो गया था। उन्होंने एंशिएंट इजिप्ट के बारे में एसेस और आर्टिकल्स पब्लिश किए थे जो कंटेंट में काफ़ी रिच थे। उन्होंने डॉक्यूमेंट्स को हायरोग्लिफिक्स में ट्रांसलेट किया था। डॉरिथी की इस फील्ड में कोई भी फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं हुई थी, लेकिन वो इस फील्ड की एक्सपर्ट बन चुकी थी। आखिरकार 1952 में डॉरिथी को एबिडोस में जॉब मिली, वही टाउन जहां वो पास्ट में रहा करती थी। एबिडोस में लोकल्स उन्हें अजीब बर्ताव करने वाली महिला समझते थे। वो नंगे पैर एबिडोस में घूमती और एंशिएंट इजिप्शियन रिलीजन को स्टडी करती। वो अपनी रातें इजिप्शियन टेम्पल्स में प्रे करते और सोते हुए बिताती थीं। 1957 एंटिक्विटीज डिपार्टमेंट के एक नए चीफ ने तय किया कि वो डॉरिथी को टेस्ट करेंगे। उन्हें पता था डॉरिथी के पास प्राचीन इजिप्शियन कल्चर के बारे में कमाल की अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन वो रीइंकार्नेशन पर विश्वास नहीं करते थे। तो एक रात वो डॉरिथी को लेकर उसी टेम्पल में गए। एकमात्र रोशनी का जरिया टॉर्च था। चीफ ने डॉरिथी से कहा कि वो उन्हें टेम्पल के अलग अलग हिस्सों में लेकर जाएं। अभी तक टेम्पल के लेआउट के बारे में कहीं भी कुछ भी लिखा नहीं गया था और डॉरिथी उस टेम्पल में इससे पहले कभी नहीं गई थी। डॉरिथी ने बड़ी आसानी से उन्हें टेम्पल के अलग अलग हिस्सों में पहुंचाया और उस हिस्से के बारे में एक्सप्लेन भी किया। ये सब डॉरिथी ने बिना किसी लाइट के इस तरह कर दिया जैसे वो टेम्पल के एक एक इंच को जानती हों। ये देखकर चीफ को रीइंकार्नेशन पर यकीन हो गया था। डॉरिथी को अपने सपनों में टेम्पल ऑफ सेटी के पास गार्डन्स दिखाई देते थे, लेकिन अब तक आर्कियोलॉजिस्ट को ऐसा कोई सबूत नहीं मिला था जिससे पता चल सके कि वहाँ गार्डन्स मौजूद थे। डॉरिथी ने साइंटिस्ट को बताया कि उन्हें गार्डन के अवशेषों की खोज कहाँ करनी चाहिए। साइंटिस्ट ने उनकी बात मानकर देखी और उन्हें सच में गार्डन के अवशेष मिल गए। इतना ही नहीं, डॉरिथी ने टेम्पल के नॉर्थ साइड के एक स्पेसिफिक हिस्से को पॉइंट आउट करते हुए कहा
कि अगर वो वहां खोदेंगे तो उन्हें एक हिडन टनल मिलेगी, और हैरानी की बात थी उन्हें वो टनल सच में मिल गई। यह 1964 में वो 60 साल की हुई और इजिप्शियन लॉ के अनुसार अब उन्हें रिटायर होना था, लेकिन वो ऐसी पहली महिला थी जिन्हें गवर्नमेंट ने परमिशन दी कि वो अपना काम जारी रख सकती हैं। वो इजिप्शियंस के लिए एक वैल्यूएबल रिसोर्स बन चुकी थी जिसे वो लोग खोना नहीं चाहते थे। इजिप्टोलॉजिस्ट समझ नहीं पाते थे कैसे, लेकिन डॉरथी कई खोज कर लेती थी। वो बस आंखें बंद करके सोचती थी और डिस्कवरी कर ली जाती थी। वैसे तो उन्हें टेम्पल ऑफ सेटी की पूरी जानकारी थी, लेकिन उन्होंने बताया कि इजिप्ट की और भी साइट्स हैं जिनके बारे में वो काफ़ी जानती हैं। उदाहरण के तौर पर इजिप्शियंस को नेफरटीटी की टूम का पता नहीं था, तो उन्होंने डॉरथी से इसके बारे में पूछा। डॉरथी ने 1972 में दावा किया कि नेफरटीटी की टूम उनके स्टेपसन टूटनखामन की टूम के नीचे मौजूद है, लेकिन टूटनखामन की टूम 1922 में ढूंढ ली गई थी और उस टूम के नीचे कुछ भी नहीं पाया गया था। लेकिन ईयर 2015 में रेडार टेक्नोलॉजी ने स्पष्ट कर दिया कि टूटनखामन की टूम के नीचे भी एक चेंबर मौजूद था। डॉरथी ने यह भी कहा था कि स्फिंक्स के पैरों के नीचे एक रूम है जहां एक लाइब्रेरी छुपी हुई है। कुछ सालों बाद जब स्फिंक्स को स्कैन किया गया तो पाया गया कि डॉरथी की बात एकदम सच थी। दोस्तों, 70% क्रिश्चियंस रीइंकार्नेशन पर विश्वास नहीं करते, लेकिन दुनिया में लगभग 200 करोड़ लोग इसे सच मानते हैं। खास तौर पर एशियन कल्चर्स में रीइंकार्नेशन रिलीजन्स का आधार ही है। हिंदुइज्म और बुद्धिज्म में रीइंकार्नेशन के आधार पर ही अच्छे और बुरे कर्मों और आने वाले जीवन के बारे में लिखा गया है। तिब्बत में दलाई लामा खुद पहले दलाई लामा की रीइंकार्नेशन माने जाते हैं और उस कल्चर में मास्टर्स बार बार जन्म लेकर दलाई लामा बनते आए हैं। डॉरथी के केस के फैक्ट चेक की बात करें तो बड़े बड़े इजिप्टोलॉजिस्ट ने माना है कि डॉरथी के पास एंशिएंट इजिप्ट का जो नॉलेज है वो किसी पढ़ाई के बेस पर नहीं हो सकता। उनकी एबिलिटीज अनकैनी हैं, जैसे वो सच में वहां रहती हों। डॉरथी ने कई आर्टिफैक्ट्स की एग्जैक्ट लोकेशन बताई थी जो किसी के लिए भी बताना संभव नहीं था। स्फिंक्स के नीचे मौजूद लाइब्रेरी की खोज दशकों से चल रही थी, लेकिन डॉरथी के अलावा उसकी लोकेशन कोई नहीं जानता था। रीइंकार्नेशन केसेस अक्सर सामने आते रहते हैं, भले ही विज्ञान इसे सच ना मानता हो, लेकिन ये होना संभव है। इसके बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट्स में ज़रूर बताइए। आज के एपिसोड में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन करें। हम जल्द आपसे एक नए एपिसोड के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।